नमस्कार, किसान समाचार में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मुख्य समाचार। मुर्गी पालन पर केंद्र सरकार ने चलाई है कई योजनाएं, साथ ही सरकार किसानों को दे रही है भारी सब्सिडी। इस योजना को प्राप्त करने के लिए किसानों को पशुपालन विभाग में करना होगा आवेदन। लाभार्थी व्यक्ति को मुर्गी फार्म की स्थापना के लिए सरकार द्वारा बैंक ऋण पर लगने वाले ब्याज पर भी मिल रहा है 50% का अनुदान। ग्रीन एनर्जी की दिशा में बड़ा कदम। अदानी ग्रीन एनर्जी ने राजस्थान के जैसलमेर के देवीकोट में 180 मेगावाट का सौर ऊर्जा संयंत्र किया आरंभ। प्लांट का सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, भारत की सबसे बड़ी नवीकरणीय ऊर्जा कंपनी अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के साथ है। ये 25 साल का बिजली खरीद समझौता है। देश भर में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना यानी मनरेगा के तहत काम करने वाले मजदूरों को मिलेगी अब पहले के मुकाबले प्रतिदिन के हिसाब से ज्यादा मजदूरी। मुख्य समाचार के बाद खबरें विस्तार से। मुर्गी पालन से कैसे किसान न केवल अपनी आमदनी बढ़ा सकते हैं, इसके लिए केंद्र सरकार ने कई योजनाएं चलाई हैं, जिसके तहत मुर्गी पालन फार्म खोलने के लिए भारी सब्सिडी दी जाती है, जिसके लिए पशुपालन विभाग द्वारा आवेदन मांगे गए हैं। सरकार की इस योजना के जरिए ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन के साथ ही किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए सरकार पशुपालन के साथ साथ मुर्गी पालन को बढ़ावा दे रही है, ताकि मांस एवं अंडे के उत्पादन को भी बढ़ाया जा सके। इसके लिए सरकार द्वारा ऐसी ही एक योजना बिहार सरकार द्वारा चलाई जा रही है, जिसके लिए पशुपालन विभाग द्वारा आवेदन मांगे गए हैं। दरअसल बिहार सरकार राज्य में 7 निश्चय 2 के तहत लेयर मुर्गी पालन को बढ़ावा देने हेतु अनुदान की योजना चला रही है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य में निजी क्षेत्र में अंडा उत्पादन करने हेतु 10,000 एवं 5,000 क्षमता वाले लेयर मुर्गी फार्म की संख्या में वृद्धि के साथ साथ अंडा उत्पादन में वृद्धि करना है। इसके साथ ही राज्य को अंडा उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाना एवं राज्य में अंडा उत्पादन से पशुजन्य प्रोटीन की उपलब्धता और लाभकारी रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है। लाभार्थी व्यक्तियों को लेयर मुर्गी पालन को बढ़ावा देने हेतु अनुदान की योजना के अंतर्गत मुर्गी फार्म की स्थापना के लिए बैंक से ऋण भी ले सकते हैं, जिस पर सरकार द्वारा बैंक ऋण पर लगने वाले ब्याज पर भी 50% का अनुदान लाभार्थी को दिया जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अदानी ग्रीन एनर्जी का कहना है कि उसने राजस्थान के जैसलमेर के देवीकोट में 180 मेगावाट का सौर ऊर्जा संयंत्र चालू कर दिया है। एक बयान में कहा गया है कि प्लांट का सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, भारत की सबसे बड़ी नवीकरणीय ऊर्जा कंपनी अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के साथ 25 साल का बिजली खरीद समझौता हुआ है। और केंद्र सरकार ने मनरेगा मजदूरी दर में संशोधन को लेकर लेटेस्ट नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। देश भर में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा के तहत काम करने वाले मजदूरों को अब पहले के मुकाबले प्रतिदिन के हिसाब से ज्यादा मजदूरी मिलेगी। सरकार ने मनरेगा मजदूरी दर में 3 से 10% तक का इजाफा कर दिया है। पूरे भारत में औसत मनरेगा मजदूर बढ़ोतरी 28 रुपए प्रतिदिन है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए औसत वेतन 279 रुपए होगा, जबकि वित्तीय वर्ष 23-24 के लिए 261 रुपए है। सरकार के इस नोटिफिकेशन से पता चलता है कि हरियाणा में प्रतिदिन अधिकतम 374 रुपए मजदूरी मिलेगी, गोवा में 10.56% और कर्नाटक में 10.4% में सबसे अधिक प्रतिशत बढ़ोतरी हुई है। और किसान देश की जान है। भारत की अर्थव्यवस्था में किसानों का बहुत बड़ा योगदान है। खेती और पशुपालन में किसान साल दर साल नए कीर्तिमान रच रहे हैं। बिहार के किसान भी बिल्कुल पीछे नहीं हैं। प्राकृतिक खेती और गौपालन में नवादा के मनोज कुमार और रोशन कुमार ने सबका दिल जीत लिया है। भारत में बिहार के किसान का योगदान। मिलीनियर्स फार्मर्स ऑफ इंडिया अवार्ड में रचा इतिहास। नवादा के कचिया गांव की किसानी ने जीता दिल। गौपालन में रोशन ने किया बिहार का नाम रोशन। मनोज कुमार और रोशन कुमार, इन्होंने प्राकृतिक खेती और गौ पालन के नए तरीकों से नया कीर्तिमान रचा है। गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने इन किसानों को सम्मानित किया। मनोज कुमार को प्राकृतिक
खेती के लिए अवार्ड मिला। 2 दशक के अधिक समय से मनोज जीरो टीलेज से खेती करते आ रहे हैं। वो अवशेषों को खाद के रूप में उपयोग करते हैं। अवार्ड मिलने से खुश किसान मनोज ने क्या कुछ कहा है वो सुनिए। मैसेज गया ICR कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से ICR दिल्ली तक, जिसके कारण आज हमें ये अवार्ड मिला है, नेशनल अवार्ड है ये। और हमें आज बहुत गर्व की बात है कि इस गांव में खेती करते हुए किसानों को आज नेशनल अवार्ड नेशनल मंच से मिलता है। तो कछिया के रोशन कुमार को देसी नस्ल के गौ पालन को लेकर सम्मानित किया गया। रोशन कुमार कई सालों से देसी नस्ल की गायों का पालन कर रहे हैं। उनके गौशाला में 80 से अधिक गाय हैं। गायों के पालन के साथ साथ खेती में भी बहुत सुधार हुआ है। देसी गौ पालन करने का मुख्य उद्देश्य ये है कि इसमें बहुत ज़्यादा जो विटामिन पाया जाता है। इसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता अदर जो दूध है उससे बहुत ज़्यादा है। और जो भी मनुष्य जो इसका प्रयोग दूध जो करते हैं उनके शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद है। किसान मनोज और रोशन की कोशिशों का नतीजा है कि कछिया गांव प्राकृतिक खेती में आगे बढ़ता जा रहा है। इस पुरस्कार के क्या परिणाम देखने को मिल रहे हैं, कछिया गांव के किसानों से ही सुनिए। फसल जो हार्वेस्टर से कटता है उसका अवशेष को इकट्ठा किया जाता है। जैसे धान का पराली हुआ, गेहूं का हुआ अस्ट्रा, उसका भूसा बनाया जाता है। गांव में कोई लोग जलाते नहीं हैं भूसा, पुआल या तो अस्ट्रा को। इससे गांव में जो भी खेती है, खेती में उर्वरक शक्ति बढ़ रहा है। 6 वर्ष से हमारे यहाँ प्राकृतिक कृषि हो रहा है, जिसमें अवशेष का जो है रेजिड्यू मैनेजमेंट करते हैं हम लोग हैं। फसल उगाने के बाद जो उसका एक्स्ट्रा जो बचता है, पुआल हो या गेहूं का एक्स्ट्रा हो, उसको हम लोग आग नहीं लगाते हैं, उसको बना के गौपालन में जाता है, जिससे कि हमारा मिट्टी का उर्वरा शक्ति भी बढ़ रहा है। और हम नहीं, पूरे गांव में, हमारे यहाँ पूरे गांव में जीरो टिलेज से भी खेती होता है, जिससे पानी का भी बचत है, पानी का भी बचत हो रहा है और पैदावार भी दुगना हो गया है। देखें तो कभी कभी छोटी सी शुरुआत बड़े बदलाव की वजह बन जाती है। कछिया के मनोज और रोशन की शुरुआत इसी का उदाहरण है। दूरदर्शन समाचार के लिए नवादा से अशोक प्रियदर्शी की रिपोर्ट। किसानों को बेहतरीन जूट की खेती और अधिकतम आय अर्जन से संबंधित विभिन्न मसलों पर महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करने के लिए भारतीय जूट निगम ने एक ऐप पेश किया है। भारतीय जूट निगम के अधिकारियों ने ये जानकारी देते हुए कहा कि कपड़ा मंत्रालय की सचिव रचना शाह ने पाट मित्रों ऐप पेश किया है। इसमें जूट वर्गीकरण मापदंडों, जूट ICARE जैसी किसान केंद्रित योजनाओं, मौसम पूर्वानुमान और खरीद नीतियों की जानकारी शामिल होगी। JCI के महाप्रबंधक के मजमूदार ने कहा, पाट मित्रों जूट किसानों को समर्थन देने और उद्योग को पुनर्जीवित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। सूचना तकनीकी प्रगति और बाजार के अवसरों तक अधिक पहुंच के साथ भारतीय जूट किसान अपने लिए एक उज्जवल भविष्य का द्वार खोल सकते हैं और सतत विकास में योगदान कर सकते हैं। मंदिर में चढ़ाए जाने वाले पवित्र फूल मालाओं की आस्था को ध्यान में रखते हुए गुरुग्राम की रहने वाली पूनम शेरावत ने इनका रिसाइकिल करके अगरबत्ती और कई तरह के अन्य हर्बल उत्पाद बनाकर इनका मूल्य संवर्धन करने का अनुकरणीय कार्य किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से प्रेरित पूनम शेरावत ने आज से 4 साल पहले केंद्र सरकार के सहयोग से स्टार्टअप शुरू किया। पूनम के काम से प्रेरित होकर खादी इंडिया ने इनको मास्टर ट्रेनर नियुक्त किया है। नई दिल्ली स्थित पूसा कृषि हाट में पूनम शेरावत को भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा स्टॉल दिया गया है। इनके उत्पादों की देश भर में भारी मांग है। परमार्थ सेवा को समर्पित पूनम आज हजारों बेरोजगार युवाओं को प्रशिक्षित कर आत्मनिर्भर बना चुकी हैं। इस विषय पर पूनम शेरावत से बात की हमारे संवाददाता OP यादव ने। भारत की सदियों पुरानी धर्म, आध्यात्म और सांस्कृतिक धरोहरों के साथ साथ इन धरोहरों में उपयोग होने वाले पवित्र फूलों का किस तरह बेहतर उपयोग किया जाए, इसी का नायाब उदाहरण है पूनम शेरावत। ये नई दिल्ली की रहने वाली है और इन्होंने नई दिल्ली स्थित पूसा परिसर एग्रीकल्चर हाट में अपना एक स्टार्टअप भी लगा रखा है। आइए इनसे बात करते हैं किस तरह पवित्र फूलों का
रिसाइकल करके ये फिर से उपयोग में लाती है। मैडम, सबसे पहले तो एक बेहतरीन काम के लिए आपको बधाई। आप जो मंदिर के पवित्र फूल होते हैं, हम देवताओं को अर्पित करते हैं, अपनी पूजा प्रतिष्ठान में यूज करते हैं, वो कहाँ से कलेक्ट करती है और फिर इनको कैसे रिसाइकल करती हैं? जी, हम लोग गुड़गांवा में काम करते हैं और गुड़गांवा के बहुत सारे मंदिरों से फूल इकट्ठा करते हैं और उन्हें रिसाइकल करके हैंडमेड अगरबत्ती और धूपबत्ती बनाते हैं। इस इनिशिएटिव को शुरू किए हुए मुझे 3 साल हो गए हैं और मैंने ये सोचा कि मेरा देश धर्म का देश है। हर धर्म में फूल भगवान को चढ़ाया जाता है, हर गली में एक धार्मिक स्थल है। तो लाखों टन फूल जो है रोज कूड़े में जा रहा है, तो क्यों ना उस कूड़े को कंचन में बदल दिया जाए। तो मैंने ये काम शुरू किया था और आज इस कड़ी में जुड़ते हुए मेरे साथ 3000 से लोगों ने इस काम को सीख लिया है हमारे साथ जुड़कर, और हम इस मुहिम में जुड़े हुए हैं कि मेरे देश में जितना भी फूल है वो रिसाइकल हो जाए। उसके साथ साथ हम पर्यावरण को बचा लेंगे और एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट कर पाएंगे। अगर बात करें फूलों की, तो कौन कौन से फूल ज़्यादा आपको मिलते हैं और इनको रिसाइकल किस तरह आप करते हैं? जी, हमारे पास सबसे ज़्यादा मंदिरों में या तो गेंदा चढ़ता है या गुलाब चढ़ता है। तो गेंदे के फूल को रिसाइकल करते हैं, उसकी पत्तियों का इस्तेमाल किया जाता है। जो आगे की पेटल्स होती हैं उन्हें हम फ्लावर उनसे ले लेते हैं। गेंदे को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, पेटल्स को यूज़ करते हैं, उन्हें ड्राई करते हैं, फिर उनको पाउडर फॉर्म में लेकर आते हैं। फिर उसके साथ दूसरी जड़ी बूटियाँ मिलाकर हैंड रोल, अगरबत्ती और धूपबत्ती बनाते हैं। उसी के साथ गुलाब की पत्तियाँ भी आती हैं, तो उन्हें भी हम इस्तेमाल करते हैं अगरबत्ती धूपबत्ती में, प्लस उनसे हम गुलाल भी बनाते हैं। और उसी के साथ जो सफ़ेद रंग का फूल चढ़ाया जाता है हमारे मंदिरों में, जिसमें खुशबू नहीं होती है, उससे हम छोटी छोटी मूर्तियाँ बनाते हैं। इस कार्य में आपके साथ कितने लोग जुड़े हुए हैं और कितने मंदिरों से कलेक्शन करते हैं और कितने दिन से काम कर रहे हैं? जी, मैं अराउंड इसको 4 साल होने वाले हैं मुझे, और अभी मेरे पास 4 से 5 वर्कर्स हैं जो प्रॉपर मेरे साथ काम करते हैं। लेकिन मैंने इस सोच के साथ आगे बढ़ी कि मैं हर जगह नहीं पहुंच पाऊंगी, सोच को पहुंचा देती हूं। तो मैंने अपने जैसे और लोगों को ट्रेन करना शुरू कर दिया, क्योंकि इतना सारा लाखों टन फूल तो चढ़ ही रहा है, तो मैं तो हर जगह नहीं पहुँच सकती, तो सोच को पहुँचा दिया। आप खादी ग्रामोद्योग से भी जुड़े हुए हैं, आपका ये मिशन क्या है और उसमें किस तरह आपकी भागीदारी है? जी, खादी ग्राम उद्योग के साथ हम जुड़े एज ए मास्टर ट्रेनर, कि वहाँ पर ट्रेनिंग दी जाती थी अगरबत्ती की। मैंने वहाँ पर जाकर उन्हें कॉन्सेप्ट उनसे सीखा भी पहले अगरबत्ती, और उसके बाद बताया कि इसमें हम कुछ चेंजेस कर हम इसे फूलों से अगरबत्ती बना सकते हैं। तो उन्होंने मुझे वहाँ पर एज ए मास्टर ट्रेनर वहाँ पर नियुक्त किया मुझे, और उसी मुहिम में हमने बहुत सारे लोगों को ट्रेनिंग दी। इवन हम जुवेनियल जेल में भी ट्रेनिंग इसमें दी हमने। तो अब यही है कि इस काम को सिखाएं लोगों को और आप खुद करें। लोगों का अक्सर इन चीज़ों में ध्यान नहीं जाता है, पुष्प को अर्पित करने के बाद कि ये कहाँ जाते हैं, इनका नालियों में और कई जगह अवरोध भी हो जाता है। लेकिन ये जो पवित्र है, इनकी पवित्रता किस तरह रोजगार में बदले, इसका आपको ये कॉन्सेप्ट कैसे आया? 3 साल पहले जस्ट ऐसे ही मंदिर में गई थी, भगवान को फूल अर्पित किया, और शायद उस दिन ऐसा माहौल था कि मैं थोड़ी सी उदास भी थी, तो मैंने बड़ी श्रद्धा भाव के साथ भगवान को फूल अर्पित किया, और कुछ ही सेकंड में वो फूल जो है वो कूड़े में मतलब साइड में डाल दिया गया। तो वहाँ एक आइडिया जनरेट हुआ कि जैसे मैंने इतने श्रद्धा भाव से फूल चढ़ाया है, तो वो तो बहुत से लोग चढ़ा रहे हैं, तो जा कहाँ रहा है? पता किया तो वो कूड़े में जा रहा है। तो देखा कि क्या कूड़े से कुछ बनाया जा सकता है। तो मैंने थोड़ा रिसर्च वर्क किया, तो पता चला कुछ लोग फूलों से अगरबत्ती बना रहे हैं। तो मैंने उनको कॉल करके पूछा कि क्या आप मेरी मदद करेंगे, क्या आप मुझे सिखाएंगे इस बारे में, क्योंकि मेरे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं था। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप अपना बायोडाटा भेजिए, अपना प्रोफाइल भेजिए, और हम आपका इंटरव्यू लेंगे, देन वी विल डिसाइड कि वेदर यू आर कैपेबल और नॉट। तो आई सेड, हु आर यू टू डिसाइड वेदर अ वुमन कैन डू समथिंग और नॉट। तो मैंने कहा मैं अपना काम खुद करके दिखाऊंगी, आप नहीं सिखाएंगे तो ऐसा नहीं है कि मैं काम नहीं कर सकती हूँ। मैंने फिर रिसर्च किया, तो लोग गाय के गोबर से बना रहे थे, तो मैंने उनसे थोड़ी सी मदद मांगी, और फिर मैंने अपना इनिशिएटिव ये शुरू कर दिया। अगर ये इस तरह का प्लांट कॉमर्शियल कोई लगाना चाहे तो इनिशियल तौर पे कितनी कीमत आती है और इनकी बिक्री किस तरह आप करते हैं? देखिए, अगर हम लोन की बात करें, अगर पैसे की बात करते हैं, तो 10 लाख तक के प्रोजेक्ट में बहुत अच्छा प्रोजेक्ट शुरू हो जाता है। जैसा मैंने अभी प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम के तहत मैंने लोन लिया, और 10 लाख का ही लोन लिया था, और उसमें मैंने बहुत अच्छा कवर अप किया है। तो कोई भी अगर आदमी शुरू करना चाहता है, अगर कोई महिला लोन भी नहीं लेना चाहती है, तो 4 से 5 हज़ार रुपये में भी ये अपने घर में छोटा सा काम शुरू कर सकती है। और अगर वो बड़ा प्लांट लगाना चाहता है, तो 10 लाख रुपए तक में उसका बहुत अच्छा प्लांट सेटअप हो जाता है। और
अगर सेल की बात करें तो जैसे मेरा खादी भवन में सेल हो रहा है, खादी के ऑनलाइन वेबसाइट्स पर है, हम अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट पर भी हैं और हमने अपनी खुद की वेबसाइट भी डेवलप करी है। प्लस हमने पूसा जैसे संस्थान ने हमें यहाँ पर शॉप प्रोवाइड कराया है, जिसमें हमारे यहाँ पर शॉप ओपन होती है, यहाँ हमारे पास कस्टमर आते हैं। तो और इसी के अलावा हमारे पास एग्जीबिशन है, प्रगति मैदान में ट्रेड फेयर है, यशोभूमि में एग्जीबिशंस हैं, हैंडलूम हाट में लगते रहते हैं। तो इस तरीके के बहुत सारे मेले हर महीने लगते रहते हैं, तो हम उनमें पार्टिसिपेट करते हैं। वहाँ से हमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स भी मिलता है और कस्टमर भी मिलते हैं। तो ये थी देश की जानी मानी महिला उद्यमी पूनम शेरावत, जिनका मानना है कि मंदिर और पवित्र स्थलों पर श्रद्धा और सुमन के साथ अर्पित किए जाने वाले फूलों को न केवल एकत्रित करके वो उनका रिसाइकल करके लोगों के लिए रोजगार का काम कर रही है, बल्कि पर्यावरण को ग्रीन और क्लीन बनाने का महत्वपूर्ण संकल्प भी पूरा करने की ओर अग्रसर है। मेरे सहयोगी कैमरामैन सुमित दीवान के साथ मैं ओपी यादव, DD न्यूज, दिल्ली। और आइए अब जानते हैं मंडी भाव। कृषि उपज मंडियों में मूंग की आवक सामान्य बनी हुई है। हाजिर भाव पर नजर डालें तो बुधवार को कोटा और सूर्यापेट मंडी में मूंग के सौदे नरमी के साथ हुए, जबकि पलक्कड़, आजमगढ़ और लखनऊ मंडी में इस दौरान मूंग के भाव में कोई फेरबदल देखने को नहीं मिला। एग मार्केट के मुताबिक केरल की पलक्कड़ मंडी में 26 मार्च को मूंग का भाव रहा 13,300 रुपए। 27 मार्च को इसके भाव में कोई फेरबदल नहीं हुआ और भाव 13,300 रुपए पर बना रहा। राजस्थान की कोटा मंडी में इस दौरान मूंग के सौदों में भारी गिरावट के साथ कारोबार हुआ। यहां 26 मार्च को मूंग का भाव था 8,200 रुपए। 27 मार्च को इसके सौदे 500 रुपए लुढ़क कर 7,700 रुपए पर हुए। तेलंगाना की सूर्यापेट मंडी में 26 मार्च को मूंग का भाव था 7,565 रुपए। 27 मार्च को इसके सौदों में 198 रुपए की गिरावट आई और भाव 7,367 रुपए पर आ गया। उत्तर प्रदेश की आजमगढ़ मंडी की बात करें तो यहां बीते 2 दिनों के दौरान मूंग के भाव स्थिर रहे। 26 और 27 मार्च को यहां मूंग 8,835 रुपए पर बिकी। इसी तरह राज्य की ही लखनऊ मंडी में 26 मार्च को मूंग का भाव रहा 8,820 रुपए। 27 मार्च को इसके भाव बिना किसी उतार चढ़ाव के 8,820 रुपए पर बरकरार रहे। घरेलू स्तर पर इस साल कुल मूंग की पैदावार में कमी का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय के दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में साल 2023-24 के दौरान मूंग की पैदावार 15,60,000 टन होने की उम्मीद है, जो बीते साल की समान अवधि के दौरान 36,76,000 टन रही थी। बुधवार को देश की ज्यादातर मंडियों में मूंगफली के सौदों में उठा-पटक के साथ कारोबार हुआ। मनालूरपेट और सूर्यापेट मंडी में मूंगफली के सौदे मजबूती के साथ हुए, जबकि कुस्तगी, कल्लाकुरिची, नगर कुरनूल मंडी में इस दौरान मूंगफली के भाव में नरमी देखने को मिली। फिलहाल मंडियों में आवक सामान्य है। एग मार्केट के मुताबिक कर्नाटक की कुस्तगी मंडी में 26 मार्च को मूंगफली का भाव रहा 6,850 रुपए। 27 मार्च को इसके भाव में 2,624 रुपए की भारी गिरावट आई और भाव 4,226 रुपए प्रति क्विंटल पर आ गया। तमिलनाडु की कल्लाकुरिची मंडी में इस दौरान मूंगफली के सौदों में नरमी देखने को मिली। यहां 26 मार्च को मूंगफली का भाव था 10,350 रुपए। 27 मार्च को इसके सौदे 177 रुपए लुढ़क कर 10,173 रुपए पर हुए, जबकि राज्य की ही मनालूरपेट मंडी में 26 मार्च को मूंगफली का भाव रहा 9,374 रुपए। 27 मार्च को इसके सौदों में 500 रुपए का उछाल आया और भाव जा पहुंचा 9,874 रुपए प्रति क्विंटल पर। वहीं बात तेलंगाना की नगर कुरनूल मंडी की करें तो यहां 26 मार्च को मूंगफली का भाव 6,659 रुपए रहा।
27 मार्च को यहां मूंगफली का भाव 130 रुपए गिरकर 6,529 रुपए पर पहुंच गया। सूर्यपेट मंडी में 26 मार्च को मूंगफली 5,559 रुपए पर बिकी। 27 मार्च को इसके भाव में 777 रुपए की मजबूती आई और भाव 6,336 रुपए हो गया। घरेलू स्तर पर इस साल रबी और खरीफ मूंगफली की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय के दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2023-24 के दौरान कुल मूंगफली की उपज 86.54 लाख टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान कुल मूंगफली की पैदावार 102.97 लाख टन रही थी। यानी मूंगफली की उपज में साल 2023-24 के दौरान 16.43 लाख टन की कमी देखने को मिल सकती है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में मूंगफली के बाजार भाव पर पड़ सकता है। मूंगफली के निर्यात की बात करें तो एपीडा की ओर से हाल ही में जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक साल 2023-24 में अप्रैल से जनवरी महीने के दौरान देश से होने वाले मूंगफली के निर्यात में बढ़त देखने को मिली है। बीते 10 महीने के दौरान मूंगफली के निर्यात में 11,000 टन से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है। वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान अप्रैल से जनवरी महीने के दौरान मूंगफली का निर्यात 5,38,000 टन के पार पहुंच गया है, जबकि बीते साल इस दौरान मूंगफली का निर्यात 5,26,953 टन का रहा था। और आइए बात करेंगे मौसमी खेती की। किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल, देखते हैं। कर्नाटक में उड़द की बुआई करें, किसान अरहर की कटाई कर लें। यही मूंग की बुआई करने का समय सही है। साथ ही काबुली चने की कटाई कर सकते हैं। अभी बीन की तुड़ाई करें। कर्नाटक में कुसुम की तुड़ाई करते रहें। वहीं किसान गन्ने की कटाई कर लें। इस समय बैंगन में कीट लगने की आशंका बनी हुई है। ऐसे में बैंगन में कीटों से बचाव के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक छिड़कें। यहाँ टमाटर में कीटों से बचाव के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक का छिड़काव कर सकते हैं। कर्नाटक में मूंगफली के खेत में सिंचाई करते रहें। इसके अलावा गेहूं की फसल तैयार हो चुकी है। किसान गेहूं की कटाई कर लें। केरल में धान की खेती के लिए खेत तैयार कर लें। वहां तिल की खेती के लिए खेत तैयार करें। किसान लोबिया की खेती के लिए खेत तैयार कर ले। इस समय नारियल के खेत में सिंचाई कर सकते हैं। नारियल के खेत में पर्याप्त नमी बनाए रखें। केरल में केले के खेत में सिंचाई करते रहें। केले की रोपाई करने का समय उपयुक्त है। अभी काली मिर्च में कीट लगने की संभावना है। ऐसे में काली मिर्च में कीटों से बचाव के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक का प्रयोग कर लें। केरल में अदरक की बुआई कर सकते हैं। यहाँ के किसान हल्दी की बुआई करते रहें। और आइए अब नजर डालते हैं कुछ और खबरों पर। खास खबर में भाजपा राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के तिहाड़ जेल से सरकार चलाने की बात पर पाब्लो एस्कोबार का उदाहरण देते हुए कहा है कि ये कट्टर बेशर्मी का प्रतीक है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने विपक्षी गठबंधन पर हमला करते हुए कहा है कि इंडी गठबंधन की कोई मौजूदगी नहीं है, वह केवल मोदी जी को गाली देने के लिए एक साथ आए हैं। लोकसभा आम चुनाव 2024 में दूसरे चरण में मतदान वाले 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 88 संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के लिए निर्वाचन आयोग ने राजपत्र अधिसूचना जारी कर दी है। यूपी के महोबा में 2 ट्रकों के बीच भीषण टक्कर से उनमें आग लग गई। इस हादसे में दोनों ट्रकों के ड्राइवरों को जिंदा जलकर दर्दनाक मौत हुई है। घटना की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड कर्मी मौके पर पहुंच गए, जहां ट्रकों की आग को बुझाया गया। केंद्र सरकार ने नागालैंड के 8 जिलों और 5 अन्य जिलों के 20 पुलिस स्टेशनों में आफ्सपा को 6 महीनों के लिए बढ़ा दिया है।
अशांत क्षेत्रों की श्रेणी में रखे गए इन इलाकों में अफस्पा अधिनियम 1 अप्रैल 2024 से जारी रहेगा। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने पीएमएलए के तहत उत्तराखंड के पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत को एक बार फिर समन जारी कर 2 अप्रैल को पूछताछ के लिए बुलाया है। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले के नानक मत्ता साहिब गुरुद्वारे में बाबा तरसेम सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई। 2 बाइक सवार हमलावरों ने डेरे के बाहर से ताबड़तोड़ फायरिंग की। निजी अस्पताल में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। तमिलनाडु के ईरोड से लोकसभा सांसद गणेश मूर्ति द्वारा संदिग्ध आत्महत्या की कोशिश के बाद दिल का दौरा पड़ने से मृत्यु हो गई है। ईरोड के सांसद गणेश मूर्ति ने आज सुबह कोयम्बटूर के एक निजी अस्पताल में दम तोड़ा। हिमाचल प्रदेश महिला कांग्रेस अध्यक्ष जैनब चंदेल ने सुप्रिया श्रीनेत द्वारा दिए गए बयान पर उनका बचाव किया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस की विचारधारा हमेशा से महिलाओं को आगे ले जाने की रही है। वहीं उन्होंने कंगना रनावत को हिमाचल की बेटी बताया। देश भर के लगभग 600 से अधिक वकीलों ने ऐसे समूहों के खिलाफ चिंता व्यक्त करते हुए भारत के मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखा है जो न्यायपालिका की अखंडता को कमजोर कर रहे हैं। चिंता व्यक्त करने वाले देश के जाने माने वकील हैं। इसी के साथ ही आप हमारी पूरी टीम को दीजिए आज्ञा। नमस्कार।